नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की पहली वीडियो में। क्या आपको पता है कि कंपनी ये वर्ड हमारे कितने करीब है? लेट मी एक्सप्लेन। सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारी कंपनी से जुड़े हुए होते हैं बाय यूजिंग देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, जिस फ़ोन में आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी किसी कंपनी ने बनाया है। जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी एक कंपनी है। ये वीडियो देखने के लिए आपने किसी कंपनी से एक इंटरनेट लिया है, लाइक जियो, एयरटेल, वो भी एक कंपनी है। ये वीडियो देखते समय रूम में टीवी, एसी, फैन, लाइट, बल्ब ये सब चल रहा है, वो भी किसी कंपनी ने जुड़ा हुआ है। खैर, ये तो बहुत लंबी साइकिल है। कंपनी और कॉरपोरेशन ये एक बिजनेस करने का स्ट्रक्चर है। तो आज हम देखने वाले हैं कि वर्ल्ड में कंपनीज और कॉरपोरेशन कैसे स्टार्ट हुए और इंडिया में कंपनी लॉ कैसे डेवलप हुआ, इसकी शॉर्ट हिस्ट्री। दोस्तों, आज के ज़माने की मॉडर्न कंपनीज और कॉरपोरेशन, जिसे हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज के नाम से समझते, वो सबसे पहले 420 साल पहले शुरू हुई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को मॉडर्न कंपनीज का पहला रूप माना जाता है। बेसिकली आज के टाइम कंपनीज के कुछ फीचर्स है। फर्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी, मीन्स फ्यूचर में अगर कंपनी डूब गई तो इन्वेस्टर की लायबिलिटी उतनी ही रहेगी जितना इन्वेस्टर ने पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सेकंड फीचर इज सेपरेट लीगल एंटिटी, मीन्स कंपनी अलग पर्सन है, उसके ओनर्स अलग पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाटा मोटर्स को लॉस हुआ तो वो लॉस टाटा मोटर्स कंपनी को हुआ, ना कि रतन टाटा जी को हुआ। अगर रिलायंस ने नई बिल्डिंग परचेस कर ली तो वो बिल्डिंग रिलायंस कंपनी के नाम पर परचेस की जाती है, ना कि मुकेश जी अंबानी के नाम पर परचेस की जाती है। सो दिस इज मीन्स कंपनी इज सेपरेट पर्सन फ्रॉम इट्स ओनर्स। और भी बहुत सारे फीचर्स है, और ये दोनों मेन है। बहुत सारे वेस्टर्न कंसेप्ट की तरह कंपनीज के लिए सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, ये आइडिया भी रोमन्स ने इन्वेंट किया। रोमन्स ने सबसे पहली बार एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके ओनर्स से सेपरेट आइडेंटिटी दी, और उस टाइम वो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकन और पब्लिकनी के नाम से जाने जाते थे। इन ऑर्गेनाइजेशंस ने रोमन स्टेट से टैक्स कलेक्ट करने का राइट परचेस किया था। यही नहीं, रोमन रिपब्लिक ने भी स्टेट में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, हॉस्पिटल्स, टेम्पल्स, ये सब डेवलप करने के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स का यूज़ किया, और ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन को दिए गए। तो बेसिकली पब्लिकनी एक सामान्य गिरोह का एक ग्रुप था जो एक पर्टिकुलर ट्रेड और बिजनेस के लिए अपने रिसोर्सेज यूज़ करेगा। धीरे धीरे पब्लिकनी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में विकसित हो गई, जिन्होंने हजारों लोगों को रोजगार दिया और प्रोफेशनल मैनेजर हायर किए। आगे चल के इन ऑर्गेनाइजेशंस ने रोमन स्टेट में बहुत पावर गेन की और खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ऑफिशियल्स, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ब्राइब देना और स्टेट के अफेयर्स मैनिपुलेट करना शुरू किया। पब्लिकनी के बाद कोई भी ऐसे प्राइवेट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे जो पब्लिकनी से मिलते जुलते थे। बट अराउंड 1600, जब स्पेन और पुर्तगाल के ट्रेडिंग पावर को चैलेंज करने के लिए ब्रिटेन और हॉलैंड में ऑर्गेनाइजेशन का नया रूप इमर्ज हुआ, तब ये सब चेंज हुआ। इन ऑर्गेनाइजेशंस को जॉइंट स्टॉक कंपनीज कहते थे, और ये सब स्टेट के चार्टर में इनकॉर्पोरेट की गई थी। ये कंपनी स्पेसिफिक एरिया में ट्रेड करती थी और उन्हें रेगुलेटेड कंपनीज भी कहा जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस स्ट्रक्चर का एक फेमस एग्जाम्पल है। 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। उस टाइम कंपनी के 218 ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को होल एशिया एंड पैसिफिक में ट्रेड करने की मोनोपोली मिली। आगे टाइम के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट तेजी से आपस में जुड़ गए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ट्रेडिंग रूट्स कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश नेवल फोर्स पे डिपेंडेंट थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे वर्ल्ड का हाफ ट्रेड कर रही थी। इतना ही नहीं, इन लेट 16th सेंचुरी कंपनी के इन्वेस्टर को 150% तक के रिटर्न मिले। आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स बन गई, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्वायर कर लिया, और ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडम्पशन एक्ट 1873 के थ्रू कंपनी को डिसॉल्व कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हर कंपनी का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहता था। गवर्नमेंट अथॉरिटीज सिर्फ उन्हीं कंपनीज को चार्टर इशू कर रही थी जो उन्हें ठीक लगे और उन्हें बिजनेस और जियोग्राफिक मोनोपोली दे। ये अरेंजमेंट बड़े प्रोजेक्ट्स लाइक हाईवेज, कैनाल्स और रेल रोड्स के लिए तो ठीक रहा। बट अगर किसी नए पर्सन को नई कंपनी फॉर्म करनी होती थी तो उसके एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स उनको जो एग्जिस्टिंग चार्टर के द्वारा बिजनेस करने का राइट मिला है उसके तहत पिटीशन फाइल करते थे।
इस सब की वजह से न्यू बिजनेस की ग्रोथ कम हो गई। आगे चल के एंटरप्रेन्योर्स ने जो कॉरपोरेशंस फेल हो रहे थे उनको परचेस करना शुरू किया और उनका चार्टर ऐसे बिजनेस कंडक्ट करने के लिए यूज़ किया जो ओरिजिनल चार्टर से डिफरेंट थे। ये सब रोकने के लिए ब्रिटिश बबल एक्ट लाया गया विच फॉर्म द कॉरपोरेशन नॉट ऑथोराइज बाय द रॉयल चार्टर। 1800 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से बिजनेस के लिए बहुत डिमांड आ गई थी और ब्रिटेन में कंपनीज के ऊपर स्टेट की मोनोपोली थी। सो देयर वाज अ डिज़ायर टू ट्रांसफर द कॉरपोरेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल टू द प्राइवेट एंड पब्लिक एंटिटीज़। इसके सॉल्यूशन ने एक नए कंसेप्ट को जन्म दिया और वो था इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। मतलब कोई भी पर्सन को एक सिंपल पेपर वर्क फाइल करके कंपनी फॉर्म कर सकता था। दिस कंसेप्ट इंट्रोड्यूस द न्यू फॉर्म ऑफ कॉरपोरेशंस। और ये मॉडर्न कंपनीज गवर्न करने के लिए सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844 इस्टेब्लिश हुआ, जो कंपनीज गवर्न करने के लिए बेसिक लॉज बताता था। उसके ठीक 10 साल बाद लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 1855 लाया गया, जिसने इन्वेस्टर की लाइबिलिटी लिमिट की टू द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड। और फाइनली ये दोनों एक्ट को कंसोलिडेट करके जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1856 लाया गया, जो कि कंपनीज गवर्न करने के लिए एक फाउंडेशनल लॉ है। कंपनी लॉ में लास्ट मेजर डेवलपमेंट तब हुआ जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सालमन वर्सेस सालमन एंड कंपनी की केस में डिसीजन दिया। इस डिसीजन ने दो बातें कंफर्म की। कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी फ्रॉम इट्स ओनर एंड कंपनीज लाइबिलिटीज आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर्स। अरे ये सब तो ब्रिटेन से रिलेटेड हुआ, इसका इंडिया से क्या लेना देना? इसका आंसर ये है कि इंडियन कंपनी लॉ ब्रिटिश कंपनी लॉ पे बेस है। चलिए इंडिया में कंपनी लॉ की हिस्ट्री क्या थी शॉर्ट में देखते हैं। 1850 में इंग्लिश जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844 एज अ बेस लेके इंडिया में कंपनीज रजिस्टर करने के लिए प्रोविजन लाया गया। इसके बाद 1857 में इंडिया में जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट पास हुआ विच वॉज कंसोलिडेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844 एंड लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 1855। इसके बाद 1866 में कंपनीज एक्ट पास हुआ, जिसमें कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन, वाइंडिंग अप, ये सब बातें थी। फर्दर 1913 में ये एक्ट इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 से रिप्लेस किया गया। इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 रिवाइज करने के लिए श्री HC बाबा इनके चेयरमैनशिप के अंडर एक कमेटी अपॉइंट की और कमेटी के रिकमेंडेशन और इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1948 के आधार पर कंपनीज एक्ट 1956 1 अप्रैल 1956 को लाया गया। 2013 में कंपनीज एक्ट 1956 अमेंड होके कंपनीज एक्ट 2013 से रिप्लेस हुआ और आज इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 सभी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज को गवर्न करता है। तो ये थी आज की वीडियो कंपनीज और कंपनी लॉ के शॉर्ट हिस्ट्री के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद रखना, छोड़ेंगे नहीं जब तक फोड़ेंगे नहीं।